गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। प्रीवियस वीडियो आपने जब देखा होगा कक्षा 12 के लिए फिजिक्स से ये क्लास, तो आपको उसमें व्हीटस्टोन सेतु तक की बात अच्छे से समझाई गई है। लास्ट 2 वीडियोज़ में व्हीटस्टोन सेतु एक बार मैं ज़रा सा रिमाइंड करवाता हूँ और फिर हम लोग व्हीटस्टोन सेतु से चलने वाली एक डिवाइस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे वैसे 2 डिवाइसेज हैं जो आपको कक्षा 12 की किताब में पढ़ने को मिलेंगी, जिसकी जो व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से चलती हैं। पहला होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा होता है मीटर सेतु। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अब आउटडेटेड हो गया है, फैशन से बाहर है, वो सिलेबस में भी नहीं बचा इसीलिए। लेकिन मीटर सेतु अभी भी आपको पढ़ना है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल के जो 10 टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक भी है, तो आपको इसका डीप नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु पहले थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं और देन मीटर सेतु, क्योंकि मीटर सेतु को समझने के लिए व्हीटस्टोन सेतु आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपना जो भी नोट सेक्शन है उसको नोट्स बनाने के बाद उसकी फ़ोटो ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि मैं देख सकूं कि आपका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इन चीज़ों का। तो स्टार्ट करते हैं मीटर सेतु। उसके पहले व्हीटस्टोन सेतु, कल हम लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु में कि अगर हम 4 अलग अलग प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से जोड़ दें, यहाँ पे PQRS, समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से जोड़ दें और उसके एक विकर्णी भुजा में सेल लगा दें और दूसरे विकर्णी भुजा में गैल्वेनीमीटर धारामापी लगा दें, और सेल को चालू करने के बाद यदि गैल्वेनीमीटर या विकर्णी भुजा में बहने वाली धारा 0 हो तो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात सदैव नियत होता है। यही है व्हीटस्टोन सेतु का नियम। अगर धारामापी वाली विकर्णी भुजा में कोई धारा नहीं जाएगी तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात सदैव नियत होता है। दैट मीन्स P/Q = R/S। इसका जस्ट उल्टा सोचें, अगर संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात नियत है तो किसी भी समांतर चतुर्भुज से जुड़े हुए प्रतिरोधों के स्ट्रक्चर में कभी विकर्णी भुजा में कोई धारा नहीं जाएगी। इसे ही शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मीटर सेतु बनाया गया है। मीटर सेतु के बारे में ज़रा जान लेते हैं। मीटर सेतु एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइबा में बहुत बार पूछा जाता है और रिटन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जो जानना जरूरी, मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक तार लगा होता है, उस तार की लंबाई 1 मीटर की होती है। 2 पॉइंट आपको बेसिकली याद होना चाहिए अभी पढ़ते समय। तो चलिए देखते हैं मीटर सेतु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें यल आकार की 2 प्लेट लगी होती हैं और उन दोनों के बीच में दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा गैप करके एक हम दूसरी प्लेट लगा देते हैं। इस तरह से कर लेते हैं। चलिए, वेरी गुड। यहाँ पे हम नॉमिनेशन कर देते हैं A, B, C एंड D। ये पॉइंट हो जाता है A और यहाँ से एक तार लगा होता है जो 1 मीटर लंबा है। ये तार हो गया AC। इसका पहला जंक्शन, यहाँ पे 3 पॉइंट पिन बना देते हैं, यहाँ पे एक पिन बनी होती है। इसके पहली 2 क्रमागत पिनों के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी भी पिन को निकाल के अलग अलग प्रतिरोध परिपथ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे खांचे पे हम उस तार को लगाते हैं जिसका प्रतिरोध हमको निकालना होता है। इन बीच वाली पट्टी के मिड पॉइंट से एक गैल्वेनीमीटर का दूसरा सिरा एक जॉकी की सहायता से तार AC के ठीक बीच में लाके जोड़ देते हैं। ये तार AC के जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को B बोला जाता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है इसलिए R बोलते हैं, ये प्रतिरोध है इसलिए इसको S बोलते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये मीटर सेतु टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब भैया जरा दोनों फिगर्स का कंपैरिजन करें तो हमको एक बहुत अच्छे से बात क्लियर हो रही होगी कि A और D पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है R। तो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट का हम लोग नाम रख सकते हैं D। दूसरा, D और C पॉइंट के बीच में S लगा होता है, D और C पॉइंट के बीच में S लगा होता है। अगर है हमारे पास भी, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, यस, इसको भी ऊपर लिख देते हैं R। नेक्स्ट, A और C के तार के बीच का एक मिड पॉइंट है B। B क्या कर रहा है, AC वाले तार को 2 हिस्सों में बांट दे रहा है। जो AB की तरफ का हिस्सा है वो P, BC की तरफ का हिस्सा Q।
सिंपल। एक चीज़ तो आपको इस दोनों का कंपैरिजन देख के समझ में आ गया होगा कि मीटर सेतु तभी समझ में आएगा जब आपको व्हीटस्टोन सेतु अच्छे से आता होगा, अदरवाइज कोई नहीं समझा सकता। व्हीटस्टोन सेतु पहले सीख लीजिए, प्रीवियस वीडियो को आज एक बार फिर से देखिए, देन आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा मीटर सेतु क्या है। प्रीवियस वीडियो को आप एक एक मिनट ध्यान से देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। किरचॉफ का नियम सिखाया गया है उसमें, प्रतिरोधों का संयोजन सिखाया गया और व्हीटस्टोन सेतु सिखाया गया, और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें, इक्वली इंपॉर्टेंट। उसी की सहायता से हम लोगों ने यहाँ पे मीटर सेतु बनाया है। अब बात करते हैं मीटर सेतु एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो व्हीटस्टोन सेतु का है। कैसे, देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, एडी के बीच में हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। ध्यान से वर्किंग समझिए, आपके पास बुक हो तो वहां से भी आप देख सकते हैं एक बार। एडी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं जिसमें हम अपनी इच्छा के हिसाब से कोई भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं। डीसी पॉइंट के बीच में हम एक प्रतिरोध लगाते हैं, ये प्रतिरोध बॉक्स है और ये एक तार है जो अज्ञात प्रतिरोध का है, इसी का मान हमको कैलकुलेट करना है। एसी जो होता है ये 1 मीटर लंबा तार है, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, और इसी के ठीक नीचे एक मीटर स्केल लगा होता है। मीटर स्केल मतलब पटरी 1 मीटर लंबी। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि जब बी पॉइंट से हम एसी तार को 2 हिस्सों में बांट देते हैं तो ए बी कितना लंबा है इसको नापना। लेटेस्ट सपोज ये एल सेंटीमीटर का है तो दूसरा हिस्सा बचेगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर में। डन। ये पूरा स्ट्रक्चर मीटर सेतु का है। अब करते क्या हैं, पॉइंट डी और एक तार पे जॉकी की सहायता से टच करा के बनाए गए पॉइंट बी के बीच में गलवनीमीटर लगाते हैं, धारा मापी। ये धारा बहेगी तो इसकी सुइयों में विक्षेप होगा, अगर धारा नहीं बहेगी तो ये पॉइंट 0 को इंडिकेट करेगा। अब पॉइंट बी को हम एसी तार के बीच में अलग अलग जगह पर लगा के टच करते हैं और हम वो स्थिति ढूंढ निकालते हैं जिस पॉइंट पे जी में विक्षेप शून्य हो। अगर जी में विक्षेप शून्य होगा तो उस स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु लागू हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो संतुलन में आ गया। अब अगर संतुलन में आ गया तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, P/Q बराबर R/S का। आई होप अच्छे से आ गया होगा। वीडियो को 2 बार कम से कम देखिए, ये मेरी सजेशन है, तब आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। P/Q बराबर R/S हो गया, जिसमें से P क्या है, L लंबाई का तार है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, किसी भी तार का प्रतिरोध कितना होता है, रो इंटू L/A। रो क्या है, उसका प्रतिरोध गुणांक या उसका विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। L क्या है, उस तार की लंबाई, A क्या है, उसका क्षेत्रफल। अब हम P प्रतिरोध वाले तार की बात करें तो उसकी लंबाई L है, Q प्रतिरोध वाले तार की बात करें तो उसकी लंबाई 100 माइनस L है। तो P की बात करते हैं तो रो इंटू L/A हो जाएगा। Q की बात करें तो रो इंटू 100 माइनस L/A हो जाएगा, इज इक्वल टू R/S। रो इंटू ए से रो इंटू ए खत्म, बचा हमारे पास L/100 माइनस L इज इक्वल टू R/S। हमको S का ही तो मान निकालना है। यहाँ पे यस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस इधर आया 75 होके R ब्रैकेट में 100 माइनस L/L। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, 2 चीज। प्रतिरोध बॉक्स में कौन सा प्रतिरोध आपने निकाला है, दैट इज R, वो आपको अच्छे से पता रहेगा। दूसरा चीज, ये मीटर स्केल की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि पहली बार शून्य विक्षेप की स्थिति कितनी लंबाई पे आई है, दैट मीन L हमको पता रहेगा। तो R और L का मान रख के हम बहुत आसानी से S का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर सेतु का यही इतना उपयोग है। आप जो भी मैंने वर्ड टू वर्ड बातें बोली उसको ध्यान से सुनिए, और जो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसको समझिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि होता क्या है मीटर सेतु। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि मीटर सेतु के सुग्राहिता को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है, इसके चारों प्रतिरोध एक ही ऑर्डर के होने चाहिए। चारों प्रतिरोधों की कोटि एक जैसी होनी चाहिए, मतलब अगर वो 10 के मल्टीपल में है तो 10, 15, 19, 20 इस तरह से, 100 के मल्टीपल में है तो 100 के आसपास होने चाहिए। तो कोटि उनका सेम होगा तो ये व्हीटस्टोन सेतु बहुत अच्छे से काम करेगा। होपफुली आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप अंसाल उठा के देख सकते हैं, बुक उठा के देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके सिलेबस के लिए। प्रैक्टिकल में भी आपको ये करना है, आपकी लैब में करवाया जाएगा स्कूल ओपन होने के बाद। तब तक के लिए टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभव मापी।
विभवमापी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मीटर सेतु। देखते हैं ध्यान से क्या है विभवमापी। विभवमापी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है किसी तार के दो बिंदुओं के बीच विभव निकालने में। नाम से ही क्लियर होगा, विभवमापी। विभव निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग ध्यान से समझते हैं। काफ़ी कुछ डिपेंडेंट होता है मीटर सेतु की तरह। मीटर सेतु जैसे काम करता है वैसे ही विभवमापी का भी काम है, लेकिन ये एक्चुअल में व्हीटस्टोन सेतु पे काम नहीं करता। ये अलग तरह की डिवाइस है जो वोल्टेज के डिवीजन पर काम करती है। ध्यान से देखते हैं, विभवमापी का सबसे इंपॉर्टेंट जो उपयोग है वो किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। दूसरा उपयोग है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ईएमएफ की तुलना, कंपैरिजन करता है ये बड़े बेहतर ढंग से। और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग है यही है किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करता है जरा ध्यान से समझते हैं। दो परिपथ का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, यहाँ से एक हम सेल लगाते हैं। सेल के दूसरे साइड में एक धारा नियंत्रक और एक यहाँ पे की। ध्यान से समझिए, ये धारा नियंत्रक क्या होता है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया ए बी। ये जो परिपथ का स्ट्रक्चर बना ये प्राथमिक परिपथ बोला जाता है। करते क्या है जरा साथ ही साथ समझते चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट नंबर ए बी के बीच का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं आर है। सेल का वोल्टेज ई है, ईएमएफ का मान परिपथ में कैपिटल ई है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कितना है, आर एच मान लेते हैं। अब हम इस डेटा की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं कि परिपथ में धारा कितनी बहेगी। धारा कितनी बहेगी, टोटल ई अपान में टोटल आर। जब हमको धारा पता चल गई तो हम वोल्टेज ऑफ ए बी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं भाई। कैसे, आई इंटू रजिस्टेंस ऑफ ए बी। जब हमको वोल्टेज ऑफ ए बी पता चल गया तो हम वोल्टेज ऑफ ए बी को अगर हम डिवाइड कर दें लेंथ ऑफ ए बी से तो जो क्वांटिटी आ गई इसको बोला जाता है फिजिक्स की दुनिया में विभव प्रवणता। ध्यान से एकदम समझिए, इसीलिए मैं इसको स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूँ। अगर हम वोल्टेज ऑफ ए बी को कैलकुलेट डिवाइड कर दें लेंथ ऑफ ए बी से तो जो क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं विभव प्रवणता, रिप्रेजेंट करते हैं के से। होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ किया नहीं गया अभी तक, कुंजी को ऑन किया, परिपथ में धारा बहना शुरू हुई। धारा बहते समय हमने निकाल लिया कि ए बी के सिरों के बीच का विभव कितना है, काम खत्म। की को ऑफ कर दिया, ए बी के बीच में अब विभव आ चुका है। सेकंड पॉइंट, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको लेके आते हैं। उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए से जोड़ते हैं और इसके नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनीमीटर की सहायता से जोड़ के लाके तार ए बी के बीच में अलग अलग जगहों पे टच कराते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से टच कराते हैं ये होता है जॉकी। हम लोग इसको दिखाएंगे किसी दिन जब प्रैक्टिकल शुरू होगा कि कैसे होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले गैल्वेनीमीटर को ए बी के बीच में अलग अलग जगहों पे टच कराना शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि क्या गैल्वेनीमीटर में विक्षेप आ रहा है। अगर विक्षेप आ जाएगा तो फिर हम बगल टच कराएंगे, फिर देखेंगे क्या विक्षेप आ रहा है। जी हाँ, ऐसे ही ये काम हम बार बार रिपीट करते जाते हैं और एक ना एक बार ऐसी स्थिति जरूर आ जाएगी जब गैल्वेनीमीटर के बीच में कोई विक्षेप नहीं है। उस स्थिति में ये पॉइंट सी बोला जाएगा। अगर भैया गैल्वेनीमीटर के बीच में कोई विक्षेप नहीं है तो सीधा सा फंडा है कि ए और सी के बीच का जो विभव होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यहाँ पे इस सेल का विद्युत वाहक बल अननोन है, यही हमको निकालना है। लेकिन अगर गैल्वेनीमीटर में विक्षेप शून्य हो गया तो क्या होगा, जो अननोन विद्युत वाहक बल है वो वोल्टेज ऑफ एसी के बराबर होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये सेक्शन में मिटाने चल रहा हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो विभवमापी में जैसे ही शून्य विक्षेप की स्थिति आती है देन तुरंत कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि वोल्टेज ऑफ एसी मस्ट बी इक्वल टू ई अननोन। और वोल्टेज ऑफ एसी कितना होगा, विभव प्रवणता आपको पता चल चुकी है। ये एकांक लंबाई का विभव है, 1 सेंटीमीटर का विभव कितना है। तो मान लेते हैं एसी की लंबाई L है तो 1 सेंटीमीटर का विभव के, तो एसी यहाँ पे हम लेंथ ऑफ एसी लिख सकते हैं और ई अननोन, इसी का तो हमको मान निकालना है। तो ई अननोन इज इक्वल टू आ जाएगा के मल्टीपल में लेंथ ऑफ एसी हमने कितना मान रखा है।
के हम पहले से ही कैलकुलेट किए रहेंगे यहाँ से। एल, यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा होता है जिसकी सहायता से एल निकाल सकते हैं। एल का मान और के का मान रखेंगे, मल्टीपल करेंगे, जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको पॉइंट वाइज ब्रेक कर करके मैं बताऊँ कि होता क्या एक्चुअल में। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किस पॉइंट को समझने में दिक्कत है। हम लोग एक संडे को Q&A सेशन करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर टाइप की बातें करेंगे, और उसके लिए हम लोग क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं। आप जो भी आपको समस्या आ रही है कहीं पे, और क्वेश्चन फॉर्मेट में हमको बताइए कि हमको ये नहीं समझ में आया है, यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको समाधान करने की बेहतर कोशिश की जाएगी। होपफुली विभव मापी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतना ही जितना मीटर सेतु है। विभव मापी के बाद हम लोग इसका दो उपयोग पढ़ते हैं। विभव मापी का उपयोग दो जगह पे खास करके देखने को मिलता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी करा। पहला उपयोग किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना करने में किया जाता है। कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। वही कॉन्सेप्ट को अब मैं दूसरे तरीके से समझाने चल रहा हूँ। चित्र को बदल दिया फॉर्मेट, की लगाया, काम खत्म। ये पॉइंट ए था, यहाँ पे जोड़ा, ये पॉइंट सी था, यहाँ पे जोड़ दिया। क्या करेंगे? अच्छा, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने का क्या उपाय होता है? तो एक बहुत पॉइंट आपको की पॉइंट याद रखना है कि तार एसी की लंबाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना उसकी विभव प्रवणता ज़्यादा हो जाएगी, और विभव प्रवणता ज़्यादा होने पे सुग्राहिता ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी को लंबा करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया। एसी के बीच में हम लोगों ने तार की लंबाई 1 मीटर ना रहे, उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, हमने एसी में लंबा तार लगाने के लिए चित्र का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ये वो सेल है जिसके बारे में हमें सब कुछ आता है। ये है धारा नियंत्रक, ये है कुंजी, और ये एसी तार। अभी करना क्या है, जिस भी सेल का विद्युत वाहक बल का कंपैरिजन करना है उसको ला के हम अलग अलग यहाँ पे जोड़ देते हैं। दो सेलें हैं, दोनों पे की लगा दिया, जोड़ा, और इसका दूसरा सिरा एक गैल्वेनीमीटर की सहायता से ला के इस तार पे टच करा दिया। बहुत आसान। ये कुंजी नंबर 1 है, ये कुंजी नंबर 2 है, ये सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है। ज़रा ध्यान से समझिए। कुंजी 1 को ऑन किया, कुंजी 2 को ऑफ किया। जब कुंजी 1 ऑन कंडीशन में है तो E1 परिपथ में लगा होगा, और मान लेते हैं E1 के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति L1 दूरी पर मिलती है। तो अभी अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, E1 बराबर कितना हो जाएगा? KL1। रिवर्स प्रोसेस करें, K1 को ऑफ करें, K2 को ऑन करें, तो अब की बार E2 के लिए सारी कहानी हो जाएगी। तो K × L2, अगर L2 दूरी पे शून्य विक्षेप मिला। टारगेट क्या है कि विद्युत वाहक बलों की तुलना करना सेलों के। तो E1 और A2 का कंपैरिजन कर लेते हैं। E1 अपान में A2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1, K टाइम्स ऑफ L2, कैंसिल आउट, आ गया L1 अपान में L2। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। L1 और L2 आप कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं प्रैक्टिकल करते समय, और L1 और L2 की वैल्यू रखते ही हमको E1 और E2 का रेशियो पता चल जाएगा। आई होप आपको पहला बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से अच्छे से समझ सकते हैं। तो विभव मापी का पहला उपयोग सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में आपने देख लिया। दूसरा उपयोग किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में। जरा उसको दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है एक्चुअल में। एक सेल है, E1 लिख देते हैं, या E डैश लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया E, और एक प्रतिरोध बॉक्स लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब की बार कुंजी के जगह पे एक इसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ पे लगाते हैं कुंजी। समझना शुरू करते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ कठिन नहीं है। ध्यान से सोचिए कैसे होगा। सबसे पहले कुंजी K को ऑफ कर दिया। कुंजी K जब ऑफ होगी तो परिपथ में कौन एक्टिवेटेड है? E। जब E एक्टिवेटेड है तो मान लेते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति L1 दूरी पे मिली, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा KL1। अभी अभी हम लोगों ने सीखा विभव मापी उसके कॉन्सेप्ट से। दूसरी बात, अगर K भी एक्टिवेट कर दिया जाए तो E का कुछ हिस्सा वोल्टेज के रूप में यहाँ पे मिलेगा। पहला वीडियो देखिए जिसमें टर्मिनल विभवांतर समझाया गया है। टर्मिनल विभवांतर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर सेल का विद्युत वाहक बल E है तो उसका कुछ हिस्सा प्रतिरोध बॉक्स के सिरों के बीच में भी रहेगा। लेट अस सपोज इसका नाम R रख देते हैं। तो R के सिरों के बीच में जो वोल्टेज है मान लेते हैं V, और V के लिए जो विद्युत वाहक बल V के लिए जो शून्य विक्षेप की स्थिति है मान लेते हैं वो L2 दूरी पे मिलती है। तो V बराबर KL2 हो जाएगा।
सॉल्व करते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो E अपान V इज इक्वल टू हो जाएगा L1 अपान में L2। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने एक प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध है। वहाँ पे बात आई थी निकल के E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, यह हम लोगों ने वहाँ पे सीखा। तो बात वही है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और हमारा टारगेट क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। तो R यहीं पे है, शिफ्ट करते हैं। अगर हम आई आर इज इक्वल टू निकाल लें तो कितना हो जाएगा, इधर आगे साइड होके तो E माइनस V, V कॉमन कर लें तो ये बच जाएगा E अपान V माइनस 1। समझ आ रहा होगा क्यों V कॉमन किया, ताकि हम E अपान V को यूज़ कर सकें। और वोल्टेज क्या है, कैपिटल R के सिरों के बीच। तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल R, यहाँ पे I इंटू स्मॉल r, साथ में E अपान V। E अपान V के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, L1 अपान में L2 माइनस का 1। I से I कैंसिल आउट, स्मॉल r का वैल्यू आ गया कैपिटल R, साथ में L1 अपान L2 माइनस का 1। फॉर्मुलाइज होगा। अगर हम किसी विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल R मल्टीपल बाई L1 अपान L2 माइनस 1, जहाँ पे L1 क्या है, केवल सेल के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति, L2 क्या है, सेल के बाहर कोई प्रतिरोध लगा दे उसके लिए शून्य विक्षेप की स्थिति। ये विभव मापी का उपयोग नंबर 2 है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी। चैप्टर को हम लोगों ने लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दे के पढ़ा है, तो 3 वीडियो या 4 वीडियो के अंदर ये चैप्टर कवर किया गया है। तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। और आज का जो वीडियो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए आपको पिछले वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। और जब अब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज का काम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर या इसके न्यूमेरिकल के लिए हम लोग आगे एक नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।